हाय फ्रेंड्स। आज हम हिस्ट्री में दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि प्री हिस्टोरिक इंडिया और हड़प्पन कल्चर के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से हिस्ट्री और जियोग्राफी एक दूसरे से रिलेटेड हैं और जियोग्राफी किस तरीके से किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को इम्पैक्ट करती है। हमने देखा कि इंडिया की हिस्ट्री में जो इंडिया की कोस्टल लाइन है उसका काफ़ी बड़ा योगदान है और इंडिया में जो हिमालय है, जिस तरीके से वो बैरियर है या जिस तरीके से वेस्टर्न पासेस हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमने ये देखा कि ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं और अभी हम इस चैप्टर में ये देखने जा रहे हैं कि हिस्ट्री को किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी। सबसे पहले देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि आज से अगर हम 10,000 बीसी या 12,000 बीसी बिफोर क्राइस्ट की बात करें तो हमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स उसके नहीं मिलते हैं। तो जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम उनकी जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनका प्रयोग करके हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हाउ द सिविलाइजेशन वुड हैव इवॉल्व्ड और हाउ द पीपल वुड हैव फॉर्म द सोसाइटी, व्हाट वुड हैव बीन देयर कल्चर, किस तरीके से उन्होंने ट्रेड किया होगा, क्या चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, और इस तरीके से हम एक उनका किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, विकसित कैसे हुए हैं, वो पता करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ द पीरियड वेयर नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। और हम स्टोन टूल्स, पॉटरी, आर्टिफैक्ट्स या मेटल इम्प्लीमेंट्स जो कि उन्होंने यूज़ किया होगा उससे हम जानने की कोशिश करते हैं। और अकॉर्डिंगली हम जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको 4 भागों में बांटते हैं, जो कि प्लायोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक एंड मेटल। प्लायोलिथिक मतलब पूरा पाषाण या पुराने पत्थर, मीसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज एंड मेटल एज मतलब जब इन्होंने उस समय के लोगों ने जब धातुओं का प्रयोग करना शुरू किया, दैट इज नोन एज मेटल एज। सो दिस chronology is very important and you must remember this chronology। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कैसे कैसे आगे इरा जो है या एज जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ती गई है। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, ये जो पीरियड्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कि आप कहते हैं कि 10,000 बीसी से पहले का जो पीरियड है वो पैलियोलिथिक है, फिर 10,000 से 6,000 के बीच का जो पीरियड है बीसी से वो मीसोलिथिक है। तो ऐसा नहीं है कि 10,000 के ऊपर गया तो वो तुरंत वहाँ पे पैलियोलिथिक लग गया और इधर आया तो तुरंत मेसोलिथिक लग गया। ये ओवरलैपिंग है, एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग भी है और अक्रॉस इंडिया अलग अलग जगह पे अलग अलग एवोल्यूशन हुआ है। और ये जो डिवीज़न है वो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए किया गया है। और हमने बताया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है बहुत बड़ा है, इसीलिए ये यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया नहीं है। फिर डेटिंग मतलब किस तरीके से इनका ये पता लगाते हैं कि कितना पुराना क्या चीज़ है, या ये इस ज़माने के लोग जो यहाँ पे रहे वो कितने पुराने हैं। उसके लिए इनके पास 2 तरीके होते हैं, एक तो रेडियो कार्बन होता है और दूसरा डेंड्रोक्रोनोलॉजी होती है। रेडियो कार्बन में ये क्या करते हैं, कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल में जो कार्बन होता है वो जो लॉस होता जाता है, लॉस ऑफ कार्बन जो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उससे ये पता लगा लेते हैं कि कितना लॉस हुआ है कार्बन का, और इतना लॉस जो कार्बन का हुआ है उसको होने के लिए कितना टाइम चाहिए, और उस बेसिस पे ये पता लगा लेते हैं एक कोई पर्टिकुलर चीज़ कितनी पुरानी होगी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या करते हैं, पेड़ की जो वुड को काटते हैं और उसके अंदर रिंग्स पड़ जाती हैं, तो वो रिंग्स को काउंट करके बता देते हैं कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। मूविंग ऑन, ये देखिए, ये है इंडिया की प्री हिस्ट्री। इसका मैप है, मोहनजोदाड़ो दिखा हुआ है, रूपर, कालीमंगन, लोथल, ये इस तरीके से ये कुछ कुछ साइट्स दी हुई है। ठीक है, फिर आप ये देखिए, अभी आप ये हम पेलियोलिथिक पे चर्चा करें, व्हाट इज़ पेलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया ये पीरियड इसका 10,000 बीसी से पहले का है। तो अगर आप एक टाइमलाइन बनाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप ये देखिए, मैं एक आपको टाइमलाइन बना करके देता हूँ। जैसे ये है, ये एक टाइमलाइन है, हम ये इस पॉइंट पर हैं, पॉइंट नंबर ए।
ये वी आर एट पॉइंट नंबर ए, दिस इज़ 0, ओके। और तो जितना इधर की ओर जाएंगे, और दिस पॉइंट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कॉमन एरा, और यू कैन से सीई, कॉमन एरा, कॉमन एरा कह सकते हैं इसको आप, कॉमन एरा। और इधर जाएंगे तो बीसी, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट। तो जितना इधर जाते हैं जीरो से, उतना 10,000 ये इधर। तो इसके पीछे का जो भी रहेगा वो आपका ओल्ड स्टोन एज में जाएगा। फिर इसका कैटेगराइजेशन उन्होंने किया 10,000 से 6,000 जो है वो मीसोलिथिक एज है, मिडिल स्टोन एज है। और फिर इधर का, बिल्कुल इधर का 4,000 से इधर का, 6,000 से 4,000 का, सॉरी, वो नियोलिथिक है। और फिर इन्होंने मेटल एज बताया है। सो पेलियोलिथिक वो है जब वो 10,000 से पहले का समय है, ठीक है। फिर ये जो है, ये इसकी साइट्स जो हैं वो कहाँ पाई गई हैं, इसकी साइट्स पाई गई हैं नियर वाटर रिसोर्सेज, वाटर सोर्सेज जो भी हैं वहीं पाई जाएंगी, क्योंकि नदियाँ ही जो है उनको क्या कहते हैं, उनको पानी चाहिए तो नदियों से मिल सकता है आसानी से। और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जनरली जो होता है वो पानी के किनारे होता है, तो जानवर, जंगल, ये सब पानी के किनारे जल्दी हो जाते हैं। प्लस आप ये देखेंगे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में नदियों का काफ़ी योगदान रहता है, तो इसलिए पैलियोलिथिक की जो साइट्स हैं वो भी पानी के पास में पाई गई हैं। सेवरल रॉक शेल्टर्स बनाए गए हैं, क्योंकि उस ज़माने के लोगों को झोपड़ी बनाना या घर बनाना नहीं मालूम था, तो उन्होंने क्या किया, पत्थर को काट करके बनाया रहने के लिए। और ये बहुत सारी साइट्स पाई जाती हैं। तो ये साइट्स कौन सी हैं? सोआन वैली पोटवार प्लेटू में है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। शिवालिक हिल्स नॉर्थ इंडिया में है। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये हम पढ़ेंगे इसको आगे। आदमगढ़ जो है वो नर्मदा वैली में है। कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। और ये देखिए, ये चेन्नई के पास है, अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम कहने में भी दिक्कत आती है, अतिरमपक्कम जो है वो चेन्नई के पास में है। तो ये जो पत्थर का साइज़ देख रहे हैं ना, दिस इज़ पैलियोलिथिक, बड़े पत्थर, बड़े बड़े, थोड़ा सा उस टाइप के। और उस ज़माने के लोगों को हंटर गैदरर भी आप कह सकते हैं, स्टोन्स को यूज़ करते हैं, लार्ज बड़े पत्थरों का यूज़ करते हैं। और जो हार्ड रॉक्स होती है, स्टोन इम्प्लीमेंट्स आर मेड ऑफ हार्ड रॉक। हार्ड रॉक जो क्वार्टजाइट होती थी, क्वार्टजाइट से ही ये बड़े बड़े पत्थर बनाते थे। बड़े बड़े जो टूल्स, स्टोन टूल्स, मतलब पत्थरों को थोड़ा छोटा करके, थोड़ा अपने हाथ साइज, हैंड साइज्ड का बना लेते थे। और ये जो पत्थर, ये पेबल्स थे, वो रिवर के टेरेस में पाए जाते थे, मतलब रिवर्स ऐसे ऐसे उतर रही हैं तो उसमें जो पत्थर आ जाते हैं वो पत्थर इनको यूज़ करते थे। लार्ज एनिमल्स को हंट करते थे, और कंबाइंड एफर्ट होता था, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक संघ या समूह में घेर करके उसको मार देते थे, और फिर साथ में सब खाते थे। और उनका जो नॉलेज है, मतलब कि उनकी लैंग्वेज या उन्होंने जिस तरीके से कम्युनिकेशन किया होगा, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज अभी अवेलेबल नहीं है। और धीरे धीरे उनका जो रहने का तरीका था और जो बात करने का तरीका था, या कह लो एक सोसाइटल डेवलपमेंट जो हुआ है सेटल्ड वे में, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल हुआ है। तो उन्होंने धीरे धीरे जानवरों को पालना भी सीखा, फिर क्रूड पॉट्स बनाना सीखा, प्लांट को जल्दी उगाना सीखा, फिर किस तरीके से प्लांट उगाया जाए, ये सब डेवलपमेंट उनके हुए हैं। तो भीमबेटका की बात कर रहे थे ना, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, और ओल्ड स्टोन एज की पेंटिंग्स यहाँ पे पाई जाती हैं भीमबेटका में। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। भीमबेटका, दिस साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस टाइम क्रोनोलॉजी ऑफ द एज। प्लस आप ये जो साइट्स है इसमें, these sites, you must remember these sites also. This will help you a lot in finding out the right choice during an objective questions, कि कौन सा सही ऑब्जेक्टिव है, कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। मूविंग ऑन, मीसोलिथिक, मीसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज। अब देखिए, जैसे टाइम मैंने बताया 10,000 बीसी से 6,000 बीसी, 10,000 से और उधर जाएंगे तो पैलियोलिथिक, 10,000 से 6,000 मीसोलिथिक। अब ये इसकी साइट्स हैं, देखिए, दीज साइट्स आर इम्पोर्टेंट। आप इस साइट को भी इकट्ठा लिख करके याद कर लीजिए।
जैसे कि लंघानी गुजरात में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में भी कुछ प्लेसेस पाए जाते हैं। तो अभी कैसा है कि ये जो पेंटिंग्स हैं या जो पत्थरों को थोड़ा थोड़ा इनग्रेव कर देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा काट करके थोड़ा थोड़ा बनाते हैं या कुछ लिखते हैं उस पर रॉक शेल्टर में, वो उनके सोशल लाइफ या इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताता है मीसोलिथिक में। तो पैलियोलिथिक में क्या है, भिमबेटका में थोड़ी सी आपको एक पेंटिंग मिली थी, वो याद रखिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर मेसोलिथिक में पेंटिंग और इनग्रेविंग्स थोड़ी बढ़ गई थी, लोग लिख देते थे रॉक्स पे या अंदर केव्स में। तो और इन्होंने एक डिफरेंट स्टोन यूज़ किया है। वो स्टोन टूल्स क्या है, छोटे छोटे पत्थर हैं और 5 सेंटीमीटर की साइज से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादातर 5 सेंटीमीटर के अंदर ही हैं, और इनको माइक्रोलिथ कहते हैं। तो इसीलिए ये माइक्रोलिथ कहे जाते हैं इनको, मतलब छोटे सूक्ष्म पत्थर। हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ से थोड़ा सा ये सेटल हो गए थे, और एनिमल हंटिंग जो था वो स्मॉल स्केल पे करने लगे थे और फिशिंग भी करने लगे थे। तीर धनुष का प्रयोग सीख गए थे मीसोलिथिक में, मिडिल स्टोन एज में, और सेटल्ड होने लगे थे। पहले जैसे खाना बदोशों की ज़िंदगी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का सीख रहे थे, हॉर्टिकल्चर सीख गए थे, और कल्टीवेशन का प्रिमिटिव कल्टीवेशन हैज़ स्टार्टेड। आप पढ़ेंगे कि ये जो मेहरगढ़ एक साइट थी, वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरुआत हो गई थी। सो और आज जो बुरियल्स हैं वहाँ पे, जो मतलब जो नीचे जो दब गए हैं, वहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि एनिमल की बोन्स भी है कुछ कुछ, ठीक है, और कुछ कुछ एनिमल्स को उनके साथ में डाल भी दिया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि ये सब उनके साथ में आगे उनको काम आएगा मरे हुए लोगों को, इसलिए उनकी बरियल्स में, उनकी जो ग्रेव्स होती थी उसमें उसको डाल देते थे। नाउ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नियोलिथिक क्या है। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण। पीरियड इसका है 6000 बीसी से 4000 बीसी। बेसिकली इंडिया में कश्मीर वैली जो है वो नियोलिथिक है, बिहार में चिरांद, बेलन वैली यूपी में, और बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो दक्कन के भी नियोलिथिक में आते हैं। और साउथ इंडिया में जो है मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकाल कर्नाटका में, और पयमपल्ली तमिलनाडु में, उतनूर आंध्र प्रदेश में, ये सब है। ये सारी साइट्स हैं, आपको साइट्स याद करनी पड़ेगी, इसका कोई दोबारा कोई और सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये साइट्स कुछ लॉजिकल तो है नहीं कि किस तरीके से क्या है। आपको ये साइट्स अगर याद है, आप सही और से टिक कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स नियोलिथिक कल्चर के क्या है, एग्रीकल्चर आ गया था करना उनको, एनिमल डोमेस्टिकेशन सीख गए थे वो, पालन पशुपालन सीख गए थे, और स्टोन्स की पॉलिशिंग सीख गए थे, और मैन्युफैक्चर ऑफ पोट्री सीख गए थे। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये नीचे एक ये छोटा सा लगाया, देखिए ये यहाँ पे स्टोन पॉलिश्ड है, बिल्कुल पतले पतले नुकीले औजार भी हैं। सो इसका मतलब ये है कि उनके पास टूल मेकिंग का बहुत अच्छा एक इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी आ गई थी, और दूसरे इक्विपमेंट्स भी यूज़ करने लगे थे, जिसकी वजह से उनके पास ये सारी चीज़ें आसानी से करने की क्षमता आ गई थी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि उनके जो घर थे वो मड ब्रिक हो गए थे, वेल बिल्ट थे। और कैसे पहले के लोग नियोलिथिक वाले तो अभी ये ईंटे से घर बनाने लगे, मीसोलिथिक में क्या करते थे, या पेलियोलिथिक में रॉक कट केव्स बनाते। रॉक कट मतलब पत्थर को काट दिया, बड़ी चट्टान को, उसी के अंदर रहने लगे। फिर मीसोलिथिक में थोड़ा सा वो भी रहा होगा, थोड़ा सा कुछ और डेवलप किया, मतलब हट बनाने लगे, ग्रास किया, कुछ करने लगे। थर्ड स्टेज जो नियोलिथिक है, नियोलिथिक में उन्होंने मड ब्रिक्स मतलब मिट्टी के ईंटे और उसका घर। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पहिया, पोट्री का इस्तेमाल करने लगे पहिए की वजह से। तो अब ये सब उनके यहाँ एडवांसमेंट आ गया, एग्रीकल्चर और अच्छी हो गई। तब तक इनका वीट, बार्ले, राइस, मिलेट, इन सब को पैदा करने का भी तरीका सीख लिया। राइस कल्टीवेशन वॉज एक्सटेंसिव इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में राइस कल्टीवेशन बहुत अच्छा किया उन्होंने। और वो कॉटन और वूल के कपड़े भी पहनते थे। तो धीरे धीरे आप देखिए किस तरीके से वो हंटर गैदरर से एक सेटल्ड वे ऑफ लाइफ में आ गए। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हो गई उनकी, इम्प्रूव वे ऑफ लाइफ हो गई, डोमेस्टिकेशन पूरी तरीके से आ चुका था एनिमल्स का, और एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन हो चुका था नियोलिथिक लाइफ तक। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटल एज का। मेटल एज मतलब कि जब उन्होंने धातुओं का प्रयोग करना सीख लिया था। सो मेटल एज बेसिकली क्या है,
कि चाल्कोलिथिक हो रहा था वो पीरियड। चाल्कोलिथिक क्या है, उसमें थोड़ा स्टोन है और थोड़ा सा मेटल है, दैट इज़ चाल्कोलिथिक। क्योंकि एडवांस ऐसा नहीं है कि उनका पत्थर का यूज़ ही नहीं होता था मेटल एज में। मेटल एज मतलब कि थोड़ा सा है कॉपर और थोड़ा सा पत्थर स्टोन। सो दिस इज़ द मेटल एज, जब आपकी कॉपर और ब्रॉन्ज ये आ गया पूरी तरीके से। सो उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई और एडवांस हुए थोड़े से, तो उनके पास मेटल के ओर्स को स्मेल्ट करने, मतलब पिघलाने के लिए, धातुओं को पिघलाने का तरीका, उनको मोड़ करके नए नए आर्टिफैक्ट्स या सामान बनाने का तरीका, ये सब भी आ गया। और हालांकि स्टोन अभी भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है स्टोन नहीं यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोलिथिक टूल्स जो हैं, छोटे सूक्ष्म पत्थरों के जो टूल्स हैं, वो अभी भी पाए जाएंगे और वो हमारे घर में अभी भी पाए जाते हैं। सिलबट्टा नहीं पाया जाता, सिलबट्टा पाया जाता है, या और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका यूज़ पूरी तरीके से नहीं ख़त्म हुआ, वो घरों में पाई जाती हैं और पाई जाती रहेंगी। सो ये मिंगलिंग हो गया थोड़ा सा है। फिर क्या हुआ, लोगों ने धीरे धीरे ट्रैवल भी लॉन्ग डिस्टेंस में करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको धातुएं चाहिए थी। धातुओं के लिए जहाँ धातुएं मिलती वहाँ जाना पड़ता, और इसीलिए चाल्कोलिथिक जो कल्चर है उसका काफ़ी बड़ा नेटवर्क पाया जाता है भारत के कई भागों में। बहुत बड़ा नेटवर्क पाया जाता है, क्योंकि जिस जिस प्लेस पे चाल्कोलिथिक मतलब वो कल्चर पाई जाएगी, मतलब मेटल्स मिलेंगे, वहीं वहीं लोग जाएंगे, और लाने के लिए जब जाना पड़ेगा तो आपस में ट्रेड होगा, आपस में कम्युनिकेशन होगा और आपस में नेटवर्क बनेगा। ये भी बेसिकली रिवर वैलीज पे है, क्योंकि मैंने बताया कि मेटल्स को लेने के लिए जाएंगे तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, रिवर होगा। और हड़प्पन कल्चर जो है वो इसी का एक पार्ट है, चाल्कोलिथिक कल्चर है, वहाँ पे भी मेटल का यूज़ मिलता है और स्टोन का भी यूज़ मिलता है। साउथ इंडिया में जो रिवर्स की जो वैली है, साउथ इंडिया में जो रिवर्स की वैली हैं, तुंगभद्रा है, पेनार है, वो फार्मिंग कम्युनिटी वहाँ सेटल हो गई, क्योंकि वहीं पे उपजाऊ मिट्टी पैदा हो रही थी, फार्मिंग कम्युनिटी वहीं सेटल हो गई। और कॉपर और ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स बाय एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम बीसी, मतलब कि क्या है कि शुरू में वो मेटल नहीं यूज़ कर रहे थे, बट कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना वो पूरी तरीके से सीख गए थे बीसी, सेकेंड बीसी के अंत तक उनको कॉपर का इस्तेमाल करना आ गया था। और चाल्कोलिथिक एज के बाद आयरन एज आ गई आपकी। आयरन इज ऑल्सो रेफर्ड इन दी वेदास, मतलब कि वेद में भी आयरन का लो का जिक्र मिलता है। और सदर्न पेनिनसुला इज ऑफन रिलेटेड टू द मेगालिथिक बुरियल। तो ये बरियल्स कैसे हैं, मेगालिथ मतलब कि एक बड़ा पत्थर, जब किसी को गाड़ते हैं एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर ला करके रख देते हैं। तो सदर्न पेनिनसुला में, मतलब साउथ इंडिया में कई साइट्स ऐसी मिलती हैं जहाँ पर इस तरीके की मतलब बरियल्स के पिट्स हैं, बरियल पिट्स हैं और बड़े बड़े स्टोन्स हैं उनके ऊपर, उनको मेगालिथ कहते हैं। और ये हल्लूर और मस्की, तो ये जो साइट्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। और ब्लैक और रेड पॉटरी भी पाई जाती है। ब्लैक और रेड पॉटरी मतलब क्या है, आयरन आर्टिफैक्ट्स के ऊपर या कुछ उसके ऊपर पेंटिंग कर दिया या उसको कलरफुल बना दिया, तो कलरफुल बनाने के बाद उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको पेंट कर दिया है, इस टाइप की चीज़ें भी देखने में आ रही हैं। और वो सारे सामान भी वहाँ पे यूज़ करने के लिए डालते थे। जैसे कि मीसोलिथिक में क्या था या पैलियोलिथिक में क्या था, जो जब नीचे डालते थे शव को, तो शव के साथ में, उसके साथ में जानवरों के बहुत सारे वो पाए गए हैं, मतलब कि जानवर भी डाल देते थे इसमें मेटल्स में। तो ये सामान भी मेटल एज में वो सामान जो पार्ट जो यूज़ करता रहा होगा आदमी, वो भी उसके साथ में बरियल में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मेटल एज का भी ये डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। आगे देखते हैं, आगे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में चैप्टर ने बात की है, तो देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई, इंडस वैली के आसपास शुरुआत हुई, इंडस रिवर के आसपास सेटल हुई। तो ये बेसिकली हड़प्पा जो है वेस्ट पंजाब में था और मोहनजोदाड़ो सिंध में, ये दो साइट्स मिली थी, दोनों ही अभी पाकिस्तान में है।
और इन दोनों साइट्स पे जो फाइंडिंग्स थी उसकी वजह से एक सिविलाइजेशन का पता लगा और उसी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे और साइट्स पता लगने लगी, तो उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन न बोल करके सिंधु सभ्यता बोला, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता नाम, क्योंकि घाटी से भी दूर दूर जब वो साइट्स मिल रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो सिंधु सभ्यता है। और हड़प्पन सभ्यता भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम पहली जो सिटी डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, वेस्ट पंजाब में। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। फिर इम्पॉर्टेंट साइट्स क्या हैं? कोट दीजी है सिंध में, कालीबंगान राजस्थान में है, रोपड़ है पंजाब में, बनावाली हरियाणा में है, लोथल, सुरकोटाडा और धौलावीरा, ये 3 साइट्स गुजरात की हैं। इन तीनों, ये सारी साइट्स अलग अलग फेजेस में आई हैं। हड़प्पन संस्कृति की अलग अलग फेजेस में हैं, कुछ अर्ली की हैं, कुछ मेच्योर हड़प्पन्स की हैं, कुछ डिक्लाइनिंग फेज की हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि इन साइट्स पे क्या मिला या किस तरीके का था। और ये जो है लार्ज सिटीज़ के बारे में किताब में ऐसा लिखा है कि मोहनजोदाड़ो इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीज़, और 200 एकड़ से भी ज़्यादा में ये फैली हुई थी। सो आप ये बात काफ़ी अच्छी तरह से याद रखें, मोहनजोदाड़ो सबसे वो है। अब सिविलाइजेशन का जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन वो मतलब उत्पत्ति या विकास कैसे हुआ है, ग्रेजुअल मैनर में हुआ है। अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन, और उससे भी पहले प्री हड़प्पन। तो प्री हड़प्पन क्या है? ईस्टर्न बलूचिस्तान के पास जो साइड्स जाएंगे ना, मेहरगढ़ के पास में, जो कि मोहनजोदाड़ो से 150 माइल्स के नॉर्थ वेस्ट में होगी, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो प्री हड़प्पन कल्चर मिलेगी। तो प्री हड़प्पन कल्चर मतलब, अगर ये चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन है, तो चाल्कोलिथिक से पहले कौन सी थी? चाल्कोलिथिक से पहले कौन सा पीरियड था? नियोलिथिक था। नियोलिथिक था ना, तो नियोलिथिक में लोग थोड़ा सा तो सेटल्ड थे, एग्रीकल्चर करते थे, बट नोमैडिक पीपल थे और वो सेटल होने लगे थे। वैसी साइट आपको मोहनजोदाड़ो के पास में मिलेगी, सॉरी मेहरगढ़ के पास में मिलेगी, और वहीं पे एग्रीकल्चरल का एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। दूसरा फेज़ जो है वो अर्ली हड़प्पन फेज़ का है, जहाँ पे कि लार्ज विलेज बनने लगे थे एंड ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन इन दी इंडस वैली हो रहा था। मतलब टाउन्स का ग्रोथ हो रहा था, विलेज से धीरे धीरे टाउन में जा रहे थे और रूरल से अर्बन लाइफ में ट्रांजिशन हो रहा था। और इसके लिए आपको कौन सी साइट? अमरी एंड कोट दीजी, ये मैंने बताया कहाँ पे है, अमरी एंड कोट दीजी, ये देखिए कोट दीजी सिंध में है। तो ऐसे, जबकि ये कहाँ पे है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे? ईस्टर्न बलूचिस्तान के भी और ईस्ट में। ये साइट्स अगर आपको याद रहीं तो आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। फिर मेच्योर हड़प्पन का जो फेज़ आया, मेच्योर हड़प्पन के फेज़ में आप ये देखिए, ज़्यादा बड़ी सिटीज़ हो गई, सिटीज़ और बड़ी हो गई, और उसके बाद क्या हुआ? सिटीज़ के बड़े होने के बाद ये हुआ कि उनके जो फीचर्स हैं वो दिखाई पड़ने लगे कि सिटीज़ बड़ी हो रही हैं तो कितना अच्छे तरीके से उसको डेवलप किया गया है। तो इसके लिए आपको कहाँ देखना है? कालीबागान। कालीबंगान कहाँ पे बताया गया है? कालीबंगान ये यहाँ पे राजस्थान में बताया गया। राजस्थान में अगर आप कालीबंगान देखेंगे तो मैच्योर हड़प्पन फेज़ का पीरियड है। फिर लेट हड़प्पन में क्या है? लोथल है। लोथल क्या था? लोथल एक पोर्ट था। लोथल एक पोर्ट था जहाँ से इंडिया का मेसोपोटामिया के साथ में ट्रेड होता था। ये देखिए, सिविलाइजेशन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज मेसोपोटामिया। सो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के साथ लोथल वाज अ पोर्ट। लोथल कहाँ है? राजस्थान का पोर्ट है, वहाँ से ट्रेड होता था उस ज़माने में। अच्छा देखिए, डेट क्या मानते हैं इसकी? डेट मानते हैं कि ये कुछ 3000 BC से, जब आपका नियोलिथिक पीरियड ख़त्म हुआ होगा और ये चाल्कोलिथिक पीरियड शुरू हुआ होगा, तब का है। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग साइट्स मिली तो अलग अलग साइट्स की अलग अलग डेट डिसाइड हुई है, और कार्बन डेटिंग से हम ये पता लगा रहे हैं कि कौन सा सामान कब का मिला है। तो इससे जो है ये मॉडिफिकेशन होता जा रहा है। एज ऑफ नाउ 2300 से 1750 BC इज़ अ गुड इनफ और एग्रीड है, लेकिन अभी भी डिसएग्रीमेंट है बहुत सारे एक्सपर्ट के बीच में। दीज आर दी
पैरामीटर्स जिस पे हम उनके फीचर्स को देखेंगे। टाउन प्लानिंग, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, आर्ट, स्क्रिप्ट, रिलीजन और बरियल मेथड, किस तरह दफनाते थे। ये पैरामीटर्स पे हम उनकी देखेंगे क्या है उनकी कल्चर में। टाउन प्लानिंग में क्या है, टाउन्स उनके बहुत अच्छे से बराबर बने हुए हैं। सीटाडेल है, सीटाडेल क्या है, उनका दुर्ग है एक तरीके से। और सीटाडेल के दूसरी तरफ क्या है, लोअर पोर्शन है जहाँ पे कॉमन आदमी रहता है। सीटाडेल में थोड़े बड़े लोग रहते हैं। और लार्ज स्केल यूज़ ऑफ बर्न पिक, मतलब कि जो ईंटें हैं उनका पाया जाता है। एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग, स्टोन बिल्डिंग नहीं है। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको मेन इसमें काम आएंगे। लार्ज स्केल ब्रिक है, लार्ज स्केल यूज़ ऑफ ब्रिक है, स्टोन नहीं है, ड्रेनेज है, और स्ट्रीट पे और ये सारी चीज़ें बराबर से मिल रही हैं। चौकोर चौकोर स्ट्रीट बन रही है। मोहनजोदाड़ो में ग्रेड पाथ मिला हुआ है। और उसके बाजू में, उसके बगल में चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं। उस ग्रेड बाथ से पानी बाहर निकालने का आउटलेट है। लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो इज़ अ ग्रेनरी, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में ही सबसे बड़ी ग्रेनरी है, 150 फीट की लंबी और 50 फीट की चौड़ी। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, एग्रीकल्चर था, वीट बार्ले मेन क्रॉप्स थी, मस्टर्ड कॉटन ये सारी चीज़ें भी ये लोग यूज़ कर रहे थे। एनिमल को ये लोग डोमेस्टिकेट करना सीख गए थे। यूज़ ऑफ हॉर्स इज़ नॉट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड, इस पर क्वेश्चन भी आया था एक, वो देखेंगे। हॉर्स का प्रयोग किया था इन्होंने या नहीं किया था, इसलिए इस्टेब्लिश्ड, इसको हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाए अभी तक, उस पर हम पता नहीं लगा पाए हैं कि है या नहीं है। सारे ही वहाँ पे स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज ऑफ वर्कर थी। गोल्ड स्मिथ, सोनार, लोहार, जुलाहा, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर, मूर्तिकार, ये सब थे। और ब्रॉन्ज और कॉपर के सामान या वेसल्स मिलते हैं। और गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं ये। और पॉटरी जो है वो रिमेन्स प्लेन एंड इन सम प्लेसेस रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी इज फाउंड। मैंने बताया था पॉटरी हमेशा तो प्लेन है, लेकिन कहीं कहीं उसमें पेंटेड पॉटरी भी पाई जाती है, मतलब तो बीड्स भी बनाई जाती हैं, बीड्स भी पाई जा रही हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स की बीड्स भी पाई जा रही हैं। इंटरनल ट्रेड बहुत अच्छा है दूसरे पार्ट्स में, भारत के दूसरे पार्ट से इंटरनल ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है। फॉरेन ट्रेड भी अच्छा है, जिसमें 3 चीज़ें मुख्य हैं, मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान, ईरान। कहाँ से, लोथल की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, इधर आगे वेस्टर्न साइड में पूरी आगे मेसोपोटामिया, अफ़गान और ईरान, ये सब कनेक्टेड हैं। कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, कॉपर, टिन, ये सब एक्सपोर्ट हो रहा है, सॉरी कॉपर टिन ये सब इंपोर्ट हो रहा है। गोल्ड, कॉपर, टिन और सेवरल सेमी प्रेशियस स्टोन इंपोर्ट हो रहे हैं। और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का जो क्रॉप्स हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, पीस, ऑयल सीड्स। फिनिश्ड गुड्स में क्या क्या है, कॉटन गुड्स, पॉटरी। अब देखो पॉटरी था, बीट था और टेराकोटा, ये 3-4 चीज़ें जो आइवरी प्रोडक्ट्स, ये 3-4 चीज़ें जो ये लोग बना पाते थे अच्छे से, वो एक्सपोर्ट भी इन्होंने किया है। और इनके और सुमेरियन लोगों के बीच में ट्रेड लिंक काफ़ी स्थापित हो गया है। और सील्स कैसे पता लगा कि वहाँ पे है, क्योंकि इनकी सील वहाँ पे मिली, तो ये मतलब ये हुआ कि ये वहाँ गए होंगे तो इनकी सील वहाँ छूटी होगी, या ये वो वहाँ पे कुछ लोग इनके एजेंट्स रहते होंगे जिनके पास वो सील रहती होगी। तो सील और टेराकोटा मॉडल्स ऑफ इंडस वैली रिवील दी ट्रेड बिटवीन मेसोपोटामिया एंड इंडियन सिविलाइजेशन। यूज़ ऑफ बुलक कार्ड का यूज़ करते थे, और ये बैलों का भी लैंड के लिए, लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि बोट और शिप का यूज़ वो पानी के ट्रांसपोर्ट पे करते थे। सोशल लाइफ क्या है, सोशल लाइफ को अगर देखें तो ड्रेस पहनते थे, अच्छी ड्रेस रहती थी, बीड्स पहनती थी महिलाएं, ज्वेलरी, बैंगल, ये सारी चीज़ें पहनती थी। और कॉस्मेटिक्स पाया जाता था, मार्बल, बाल, डाइस, सारी चीज़ें पाई जाती थी। फिशिंग वॉज रेगुलर ऑक्यूपेशन। अदर फिशिंग जो था वो एक रेगुलर ऑक्यूपेशन था, वाइल हंटिंग एंड बुल फाइटिंग वर दी अदर पास टाइम। हंटिंग करते थे, बुल फाइट करते थे, ये सब करते थे।
इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा याद करने वाला नहीं है। अगर वो सब देखिए, उनकी क्राफ्ट अगर एडवांस लेवल पे पहुंच गई थी, वो बीड्स बना लेते थे, वो पॉटरी उनकी अच्छी थी, तो उनकी सोशल लाइफ कैसी होगी? वो ज्वेलरीज बना लेंगे, बैंगल्स बना लेंगे, ब्रेसलेट्स, फिटलेट, और ये सब किस चीज़ की बनी होगी? बीड्स की बनी होगी या मेटल्स की बनी होगी, क्योंकि वो मेटल का उनको ज्ञान आ गया था। तो ऑर्नामेंट्स जो होंगे वो भी मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रॉप कॉपर, ब्रॉन्ज और सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स आ जाएंगे। तो अगर आपको ये पता लग गया कि ये किस एज की सिविलाइजेशन है और इसकी क्या स्किल्स आ गई थी उस समय के लोगों के लिए, तो महिलाएं क्या पहनती थी, किस चीज़ में ट्रेड होता था, और क्या चीज़ें ये इंपोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे, वो आसानी से याद हो सकता है। आर्ट देख लीजिए। अब आर्ट में क्या है? हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप है। फिगर्स ऑफ मैन एंड वुमेन, एनिमल एंड बर्ड्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड क्रेविंग ऑन द सील शो डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी अटेंड बाय स्कल्पटर। मतलब कि वो क्या करता था, जब वो टेराकोटा की फिगर्स बनाता था ना, तो उस पर ये कार्विंग कर देता था। किसकी? महिलाओं की कार्विंग कर देता था या एनिमल्स उस पर बना देता था, तो सील पे भी बना देता था। और डांसिंग गर्ल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज इज रिमार्केबल फॉर इट्स वर्कमैनशिप। और ये जो है डांसिंग गर्ल वाला, ये आप थंबनेल में भी देखेंगे मेरी वीडियो, तो एक डांसिंग गर्ल का ये पड़ा हुआ है मेरी ये इस वीडियो के पहले, वही डांसिंग गर्ल है। और वो भी है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने के लिए। और ये सब है। 2 स्टोन्स स्टेच्यूज फ्रॉम हड़प्पा, वन रिप्रेजेंटिंग द बैक ऑफ द मैन एंड अदर डांसर और ऑल्सो स्पेसिमेन ऑफ दिस स्कल्पचर। मतलब ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। पॉटरी बहुत अच्छा है, पॉटरी हड़प्पा का बहुत अच्छा है। फाइन आर्ट्स ऑफ इंडस पीपल का एक स्पेसिमेन है। मतलब इंडस वैली के लोगों की आर्ट्स कितनी अच्छी थी उसका एग्जाम्पल क्या है? पॉटरी है। पॉट्स एंड जार्स क्या थे? वो पेंट कर देते थे, खूब अच्छे कलर्स में डिज़ाइन करते थे। पॉन्ट्रीपेट्रीज बेटर क्वालिटी। फिर पिक्टोरियल मोटिव्स क्या होते हैं? वो जैसे कि अल्पना कहते हैं ना, अलग अलग वो सेम पैटर्न आगे ऐसे ऐसे ड्रॉ करते चले जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, सर्किल, लीव्स, पेंट, ये सब बना बना कर, तो ये भी पाया जाता है काफ़ी। फिर उनकी स्क्रिप्ट क्या थी? स्क्रिप्ट क्या है? बेसिकली पूरी तरीके से डेसिफर्ड नहीं हो पाई है। कुछ साइंस का यूज़ किया है उन्होंने, 40 से 60 साइन बेसिक हैं, उनका यूज़ किया है। और वो राइट से लेफ़्ट की ओर लिखते थे, राइट से लेफ़्ट की ओर। और कुछ सील्स जो ऐसी हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में भी पाई जाती हैं, आई डोंट नो। तो कुछ उनकी स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं। और क्या कहते हैं कि कुछ कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि मानते हैं कि उन्होंने हड़प्पन की स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मी से मिलती थी, उनकी जो लिपि थी, और वो हड़प्पन स्क्रिप्ट विद दैट ऑफ ब्राह्मी से उसको कनेक्ट करते हैं, कहते हैं ब्राह्मी और उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। और मतलब अभी तक उन पर कुछ लाइट नहीं पड़ पाई कि स्क्रिप्ट उनकी क्या थी। हो सकता है फ्यूचर में थोड़ी सी स्क्रिप्ट आ जाए। रिलीजन क्या था? रिलीजन में देखो, वो चीफ मेल डेटी उनके पशुपति थे, वो सील में भी उनके आ गया है, योगा पॉस्चर में भी कर रहे हैं, 3 मुंह हैं उनके और 2 हॉर्न हैं, और 4 एनिमल से वो घिरे हुए हैं। तो पशुपति जो हैं वो 3 फेस वाले हैं, योग के पोस्चर में है, सिटिंग योग इन योग पोस्चर। और चीफ फीमेल डेटी जो है वो गॉडेस, मदर गॉडेस है, जो कि टेराकोटा फिगराइन, मतलब टेराकोटा से बनी हुई है, वो दिखती है टेराकोटा से। और लिंगा का भी वर्शिप बाद में मिलता है। ट्रीज एंड एनिमल्स पर ऑल्सो वर्शिप बाय, चूँकि ट्रीज एंड एनिमल ही उनको उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे, तो इसलिए पेड़ से और एनिमल को भी कहीं कहीं वर्शिप का आइडिया मिलता है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ तो है नहीं ना, उनकी कुछ स्क्रिप्ट को हम डिसिफर कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ कुछ चीज़ें पता लगाने की कोशिश की हैं जो है। बरियल मेथड क्या है? बरियल मेथड ये है कि लार्ज स्केल जो है वो मिली हैं ग्रेव्स, कहाँ कहाँ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगान, लोथल, रोपर, इनमें मिली है। और जो क्या बोलते हैं कि लोथल में जहाँ जहाँ बुरियल हुआ है, जहाँ जहाँ उनको गाड़ा है, वहाँ पे एक जो पत्थर है उससे उसकी एक लाइन बना दी है,
जिससे कि ये पता लगता रहे कि यहाँ यहाँ पे ये चीज़ें गड़ी हुई हैं। तो यू ऐसा करने से ये पता लगता है कि वो एक कॉफ़ीन टाइप की कोई चीज़ यूज़ करते थे, तो वुडन कॉफ़ीन यूज़ होता होगा, ऐसा हमारा मानना है। और पॉट बुरियल मतलब कि सामान वामान भी उसके अंदर गाड़ देते थे। और क्लियर एविडेंस नहीं है कि सती प्रथा थी उस समय की नहीं थी, तो यही मानते हैं कि क्लियर सती प्रथा नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि डिक्लाइन कैसे हो गया। तो कोई भी यूनैनिमस व्यू नहीं है इसके बारे में, एक मतैक्य नहीं है। मतलब कोई कहता है कि बाढ़ आ गई होगी, कोई कहता है सूखा पड़ गया होगा, नेचुरल कैलेमिटीज़ है, सूखा मतलब नदियाँ सूख गई होंगी, ऑयल सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रह गई होगी, या अर्थक्वेक आ गया होगा, भूकंप आ गया होगा। कुछ कहते हैं कि नहीं, आर्यन ने इन पे आक्रमण कर दिया और आर्यन वॉज द सुपीरियर रेस, और इनके किले का जो डिस्ट्रक्शन है वो ऋग्वेद में भी मेंशन है, इसलिए लगता है कि आर्यन ने इन पे हमला किया है। और इसलिए बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन मतलब मानव कंकाल भी पाए गए हैं मोहनजोदाड़ो में। तो ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि कहीं से तो आक्रमण हुआ है, क्योंकि इकट्ठा ही बहुत सारे मानव कंकाल मिले, मतलब कि इकट्ठा ही मार करके उनको गाड़ दिया गया। और ये पॉइंट बहुत आया था कि पिछले इस साल आया था 2017 के एग्जाम्स में कि आर्यन के पास घोड़े थे या नहीं थे। तो जिन्होंने इस चीज़ को ढंग से पढ़ा होगा वो ये क्वेश्चन कर लेगा कि आर्य, यहाँ लिखा हुआ है आर्यन सेड सुपीरियर वेपन्स एंड एज वेल एज स्विफ्ट हॉर्सेस, तेज चलने वाले घोड़े, जिससे उन्होंने ये युद्ध जीत लिया होगा या इस रीजन के मास्टर बन गए। तो आर्यंस वर सुपीरियर रेस, आर्यन जो थे वो इनसे अच्छी प्रजाति थे एज फार एज युद्ध। अगर युद्ध की बात की, युद्ध या इस टाइप की टेक्नोलॉजी की बात की, तो आर्यन इनसे बेटर थे। तो आर्यन इनको हरा करके इस रीजन के मास्टर बन गए, उनके पास तेज घोड़े थे, उनके पास अच्छे हथियार थे। तो ये सब पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप ये देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, आप इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, और इसके मैप को भी 1-2 बार देखिए, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you have any suggestion for improvement in this video, please let me know. I will try to improve it. And please have a positive frame of mind that you will be able to achieve it. If you have a positive frame of mind, no matter what difficulty you face, you will succeed someday. So with these positive lines, I would like to end this video, and I would expect you to give me some feedbacks so that I can improve it in all future videos. Thanks a lot for your time watching this video. Thanks.